Hello everyone, welcome back to another video on Elite Academy and now prelims results are out. कुछ लोगों का हुआ है, कुछ लोगों का नहीं हुआ है एंड एज अ टीचर भी हमें बहुत सारे इमोशंस को देखना पड़ता है बिकॉज यू हैव सर्टेन स्टूडेंट्स हु हैव नॉट क्वालिफाइड आपको उनके भी इमोशंस को संभालना है. देयर आर स्टूडेंट्स हु हैव क्वालिफाइड, आपको उनके साथ सेलिब्रेट करके उनको भी एक वे फॉरवर्ड देना है. सो इन बोथ द केसेस यू हैव टू गिव द वे फॉरवर्ड. एट द सेम टाइम यू हैव टू रेजोनेट, यू हैव टू रिलेट योरसेल्फ विद देयर इमोशंस एज वेल. सो फ्रॉम लास्ट 2 days we were also busy with our students, and irrespective of where you stand at this point of time, we have to always think practically, we have to always think of a way forward. वे फॉरवर्ड आपके केस में क्या है? आपको नेक्स्ट ईयर की तैयारी करनी है, आपको इस साल की तैयारी करनी है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना, और वॉट एवर इट इज टू टेक चार्ज ऑफ योर द वे फॉरवर्ड एंड कीप वर्किंग ऑन दैट. कई बार क्या होता है कि हमारे पास गाइडेंस नहीं रहती है. वी डोंट हैव समबडी हु एक्ट्स लाइक अ कंपास फॉर अस. कोई भी मेंटर, टीचर, सीनियर या जूनियर और एनी फैमिली मेंबर. सो वी एंड अप वेस्टिंग आवर टाइम. सो reach out to people who can help you. You can reach out to us in case of any doubt you have. You will always find in the description box our number, और आप खोजोगे तो आपको लोकेशन नंबर सब कुछ मिल जाएगा. Do reach out to us, write your emotions to us, and if you are facing any kind of difficulty, we are there for you. We will help you out. Now, what is the agenda of today's meeting? आज से हम एक नया इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं where we will be discussing the PYQs of the ethics. आप में से अगर कुछ लोग मुझे जानते हैं तो आपको पता है कि हमारी पुरानी वीडियोस जो भी एथिक्स की केस स्टडीज डिस्कशन की हैं वो कितनी पॉपुलर हैं, एंड मेनी ऑफ यू हैव फॉलोड मी अर्लियर. सो दिस इनिशिएटिव वी आर डूइंग हियर विच विल हेल्प द स्टूडेंट्स हु आर राइटिंग मेंस 2024 एंड ऑल्सो दोज हु आर अपियरिंग और प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर. So the idea here is we will take a question and through that we will develop many perspectives of answer writing. Answer writing के जो भी अप्रोच होंगे, एथिक्स में क्या होना चाहिए, तो कंटेंट भी आपको मिलेगा और बहुत सारी ऐसे टिप्स मिलेंगी जो आपके आंसर राइटिंग को रिफाइन करेगा, कीपिंग इन माइंड द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. जो एग्जाम ओरिएंटेशन है वो आपको दी जाएगी. सो दिस इज द एजेंडा ऑफ टुडेज मीटिंग. सो लेट्स स्टार्ट विद द first question and today's question. So we'll take only one question and through that we will develop the perspectives and the knowledge. Today we have taken this question. The question is, non-performance of duty by a public servant is a form of corruption. Do you agree with this view? Justify your answer. It was for 150 words for 10 marks and it was asked by UPSC in CSC 2019 mains. When you see such kind of questions, जब आप पढ़ते हो एग्जाम हॉल में, जब ऐसे क्वेश्चन को पढ़ते हो, then you will identify there is a statement. So the statement is non-performance of duty by a public servant is a form of corruption. This is the statement. जब आप ऐसे स्टेटमेंट्स को पढ़ते हो आपको नेचुरली फील आता है हाँ ये बात तो सही है, एंड ऐसे तो ड्यूटी अगर कोई नहीं परफॉर्म कर रहा है, करप्शन है, दिस दैट, एंड यू स्टार्ट जनरेटिंग योर पॉइंट्स. द क्वेश्चन इज, डू यू अग्री विद दिस व्यू? तो सबसे पहले तो जो स्टेटमेंट है उसके साथ आप का क्या ओपिनियन है. डू यू अग्री विद दिस? आप फॉर हो, अगेंस्ट हो या मिक्स्ड हो, जो भी आपका स्टैंड है वो क्लियरली आपको पता होना चाहिए. देन वट एवर एक्सप्लेनेशंस यू विल गिव और द डायमेंशंस you will give, you have to justify your answer. So we'll discuss clearly how our introduction should be, how our body should be, what points we should write in the body, and then how our conclusion should look like. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Now we have kept this mind map which will help you to understand how our answer should flow, what should be the structure, and जो content है वो कैसा होना चाहिए. So एक एक करके देख लेते हैं. So here the introduction. Whenever you are writing the introduction, your introduction should categorically state your opinion. Whenever you look at such questions, the opinion is कि yes, non-performance of duty is a form of corruption. आप flow में बह जाते हो कि अगर स्टेटमेंट निगेटिव है आप भी निगेटिव ही सोचते हो, एंड देन यू स्टार्ट गिविंग द जस्टिफिकेशन फॉर द सेम, और यू एंड अप राइटिंग ओनली वन साइड ऑफ द आंसर. Whenever you are getting such statements, the tip for the day, the first tip is always look at the both sides. हमेशा एक वन साइडेड अप्रोच नहीं रखना चाहिए. वन साइडेड अप्रोच में प्रॉब्लम यह होती है यू एंड अप राइटिंग इनकम्प्लीट आंसर, और फिर वहीं पे जो लोग कंप्लीट आंसर लिख रहे हैं उनको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं. सो ऑलवेज सी बोथ द साइड्स ऑफ द पर्सपेक्टिव. जो भी ओपिनियन है उसके दोनों साइड को आपको देखना है. दिस इज द टिप नंबर 1. टिप नंबर 2, इन द इंट्रोडक्शन यू शुड स्टेट योर ओपिनियन क्लियरली. जो इंट्रोडक्शन लिखते हो आप, डोंट राइट ऑन नॉन परफॉर्मेंस, डोंट राइट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ ड्यूटी, डोंट राइट ऑन the importance of the public servant. We have seen when we evaluate the answers, students write all these kind of introductions. They will write about civil servant, they will write about constitution, they will write about the duty, the importance of duty, they will write a quote in
related to duty and they will try to explain. ये सब नहीं करना है, आपको अपना स्टैंड बताना है. ऐसे क्वेश्चंस में आपको अपने स्टैंड बताना है कि यस माय स्टैंड इज दिस, कि अब स्टैंड क्या होगा. स्टैंड हमेशा दोनों साइड को वे करके होना चाहिए. सो हियर यू कैन राइट यस नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी इज लाइक, यस से नहीं स्टार्ट करना है. नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, हाउ इट लीड्स टू करप्शन, बट there are certain limitation. Because of those limitation, sometimes the civil servants are not able to perform their duty, and that is not a form of corruption. You tell both the sides of it. ये statement इतना आपने लिख दिया, that is your introduction and that is clearly telling your stand, your viewpoint. Then we'll go to the body aspect. Body में जब जाते हैं, so here is the tip number 3 for the day. कई बार जो स्टूडेंट्स को ये पर्सपेक्टिव डेवलप हो गया है, बिकॉज इन लास्ट फ्यू ईयर्स द पॉइंट वाइज आंसर राइटिंग अप्रोच हैज बीन ग्लोरीफाइड, कि हाँ कोई भी आंसर मिले उसको पॉइंट वाइज फॉर्मेट में आप लिख दो. तो आप क्या करोगे, आप एक हेडिंग दोगे, सब हेडिंग दोगे, फिर आप डिमांड के हिसाब से साइड हेडिंग देना शुरू करते हो. नॉट नेसेसरी. इफ यू फील दैट यू कैन एक्सप्रेस बेटर इन पैराग्राफ फॉर्मेट, you express it in paragraph format. If you feel that no, you can convey it better in the point-wise format, you express it in point-wise format. The idea is the answer has to be complete. Your answer should have justification for the arguments which you are putting, and जो भी उससे related examples होने चाहिए वो होने चाहिए. So point-wise format जो glorify हुआ है, you can choose your stand. You have to be comfortable with that approach, और जो भी आपको अच्छा लगता है जिसमें आप convey कर सकते हो वो approach लेनी चाहिए. So that is about the answer writing approach. Now body में आपके जो points होने चाहिए, अब जो flow आपने लिया, stand लिया कि नहीं ये form of corruption होता है, non performance of duty is a form of corruption. So what you have to do in that case, you will start with your arguments. For example, the first argument will be larger interest gets compromised. For example, अभी एक डॉक्टर है, एक गवर्नमेंट डॉक्टर है, एक पब्लिक सर्वेंट है वो. Now if he is or she is not reaching on time to the hospital, just imagine what will happen. जो भी पेशेंट्स भर्ती हैं, कोई इमरजेंसी में आया है, their life will get compromised. उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे. सो यहाँ पे ड्यूटी डॉक्टर नहीं परफॉर्म कर रहा है, बट कॉम्प्रोमाइज कहीं और हो रहा है. जो सिटीजन्स हैं, जिनके वेलफेयर के लिए सिविल सर्वेंट्स को अपॉइंट किया गया है, ये पब्लिक सर्वेंट्स को अपॉइंट किया गया है, इफ दे आर नॉट परफॉर्मिंग ड्यूटी, इट इज कॉस्टिंग देम in some cases with life as well. Just imagine, एक पुलिस ऑफिसर का एग्जाम्पल ले लो. If a police officer is there, if they are not able to perform their duty, if they are not reaching on time, और अगर वो होने के बाद भी अपनी ड्यूटी नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, it might lead to mob lynching, riots हो सकते हैं, violence हो सकता है, anarchy फैल जाती है, law and order situation गड़बड़ हो जाएगा, जो public order है that will be disturbed. So who is at loss? द लार्जर इंटरेस्ट जिसके लिए पब्लिक सर्वेंट्स बनाए गए हैं, जिसके लिए संविधान बनाया गया कि पीपल्स वेलफेयर, दैट विल गेट कॉम्प्रोमाइज्ड when they are not performing the duty. Another dimension can be dereliction of duty. It leads to dereliction of duty because any public servant, they have certain obligation. उनकी कुछ moral obligation होते हैं, they have some legal mandates, legal obligations होते हैं, constitutional mandates होते हैं, उनको जो perform करना होता है. If they are not doing that, it means they are compromising with the moral, the value, जो उनका कोड ऑफ कंडक्ट है, जो कोड ऑफ एथिक्स है, उससे भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं. लीगली जो उनको करना है, जो लॉ कहता है, उससे भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है. जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, दैट इज ऑल्सो गेटिंग कॉम्प्रोमाइज्ड. सो अल्टीमेटली इट इज लीडिंग टू डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी which they were supposed to perform. And if these things are happening, it is indeed a form of corruption. Breach of trust. अब ये जो चीजें हैं, इसमें breach of trust कैसे हो रहा है? We know that जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, they are representative of the government. वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे लोगों को सर्व कर रहे हैं. They are the part of executive, परमानेंट एग्जीक्यूटिव का हिस्सा हैं, and they are doing that. तो हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ते हैं, थ्योरीज में भी पढ़ते हैं that कैसे हमने इलेक्शन के थ्रू एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया. जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको हमने अपने राइट्स दिए कि नहीं ठीक है, आप हमारे बिहाफ पे रूल करो एंड यू टेक केयर ऑफ आवर नीड्स, आवर ड्यूटीज एंड राइट्स, जो भी हमारी चीजें हैं. नाउ इफ अ पब्लिक सर्वेंट इज नॉट परफॉर्मिंग अ ड्यूटी, आप कुछ कर ही नहीं रहे हो. वॉट इमेज यू आर सेंडिंग टू द पब्लिक कि अच्छा ये तो ऐसा ही है, लेट है, इससे कुछ नहीं काम कर सकते हैं. ओके, दैट पर्टिकुलर ऑफिस और दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट इज लाइक दिस ओनली, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम देम. सो इट इज लीडिंग टू ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, एंड दैट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हैज बहुत ही बड़े बड़े कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं उसके. इट कैन समटाइम लीड्स टू मॉब लिंचिंग, इट कैन समटाइम्स लीड टू एनार्की, एंड अल्टीमेटली जो नुकसान है वो जनता का ही नुकसान है. And that breach of trust
इन डेमोक्रेसी इफ इट इज हैपनिंग, इट इज द डिफीट ऑफ द पर्पस, जो हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसका, उस पर्पस का एक डिफीट हो जाएगा. सो दैट पर्पस इफ इट इज गेटिंग डिफीटेड, अल्टीमेटली जो लॉस है लोगों का ही है. सो दैट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इज अगेन इज नॉट डिजायरेबल. Talking about it leads to, if you are not taking any action, non-performance of duty, आप अपनी ड्यूटी ही नहीं परफॉर्म कर रहे हो, then ultimately what you are inviting. आप सोचो, आप जब कोई फाइल है, आपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई फाइल दी और उस पर कोई बैठ गया है, बेसिकली रेड टेपिज्म. If it is the file is not moving, what do you feel as a citizen? आपको लगता है कि अच्छा, the person is expecting some bribe, they are expecting certain favors. So that way it leads to indirect corruption. कभी कभी आपका डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो जाता है. So it creates opportunities for corruption. Maybe not directly it will lead to corruption, but it will create opportunity for corruption. If you are not moving the file, if the file is not moving, it gives that impression that okay, corruption involved है इसमें. So that is also not good, because ultimately it will have other consequences. So non-performance leads to indirectly it leads to corruption. Economic corruption. Now as a public servant you are given certain perks, allowances, आपको सैलरी मिलती है, आपको रिसोर्सेज मिलते हैं, और जो रिसोर्सेज हैं अगर उन रिसोर्सेज का वेस्टेज हो रहा है देन इट इज अ फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक करप्शन. आप अपनी ड्यूटी भी नहीं परफॉर्म कर रहे हो, उसके लिए सैलरी भी मिल रही है, और अल्टीमेटली जो रिसोर्सेज हैं वो भी वेस्ट जा रहे हैं. सो इट इज लीडिंग टू इकोनॉमिक करप्शन, नॉन परफॉर्मेंस, राइट. So these are the 5 points which you will write in body supporting the argument, क्योंकि आपका दोनों साइड आपको ओपिनियन रखना है. So supporting the those arguments which are supporting the statement as it is which is given. जो नेगेटिव टोन है उसको सपोर्ट करते हुए आपने कुछ आर्ग्यूमेंट्स लिख दिया और एग्जांपल्स लिख दिए, सब्सटैंशिएट कर दिया, जस्टिफाई कर दिया. नाउ डोंट रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ हियर. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यह भी चीज ध्यान रखनी है दैट दिस इज अ 10 मार्कर. आपको 150 वर्ड्स 2 पेजेस मिलेंगे इस आंसर को लिखने के लिए. नाउ इन दैट केस what you will do? Will you end up writing 6, 7, 8 points on both the pages? No. You have to limit yourself to 5 points, 4 to 5 points. उसके बाद जो other side है उसके लिए points लिखने हैं. The other side is reasons for non-performance. We will write कि ऐसा नहीं है कि हमेशा non-performance can lead to it leads to corruption or it is a form of corruption. We need to also analyze that why sometimes the non-performance will occur. The civil servants, they don't perform their duties sometimes. Why? So that why component you are going to address here. For example, if the duty is not ethically right, sometimes the public servants they will not do anything. अगर उनको कोई unethical act करने को बोला जा रहा है, कुछ corruption करने को बोला जा रहा है, then in that case if they are not doing their duty, if they, in that case they are not performing their duty, then it is not a form of corruption. वो avoid कर रहे हैं उस corruption को. But yes, non-performance is happening, but it doesn't mean that it leads to corruption. So you will give this dimension, you will give this angle. सेकेंड डायमेंशन आप लिखोगे दैट समटाइम्स ड्यू टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, टीम है, आपकी टीम ही नहीं काम कर रही है, आपकी टीम आ नहीं रही है, आपकी टीम कैपेबल नहीं है, आपकी टीम के पास स्किल्स नहीं है, और मे बी द टीम इज नॉट कोऑपरेटिंग विद यू. सो बिकॉज ऑफ दैट कोऑर्डिनेशन इश्यूज ऑल्सो द एक्शन इज नॉट बीइंग परफॉर्म, द ड्यूटी इज नॉट बीइंग परफॉर्म, और ह्यूमन रिसोर्स इज नॉट देयर, और फॉर दैट मैटर sufficient budget has not been allocated. So all these limitations or all these factors might also lead to non-performance of duties. In that case, that is the other opinion, that is the other side of the coin. So in that case also non-performance is happening. So आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि we have Prevention of Corruption Act जिसमें non-performance को एक ऑफेंस माना गया है, लेकिन non-performance कई रीजंस की वजह से होता है, आपको ये भी हाईलाइट करना है, right? So this is the other side of the coin. And then you will end up writing the conclusion. When we come to conclusion, the conclusion has to be futuristic. The conclusion has to be optimistic. एक solution oriented भी होना चाहिए. Definitely you will reiterate certain things which you have written. ऐसे does, hence ये करके नहीं reiterate करना है आपको. What you will write? Okay, yes, non-performing of duty if it is deliberate, if it is by choice, विदाउट वैलिड रीजंस. इफ यू डोंट हैव रीजंस कि हाँ मैं क्यों नहीं परफॉर्म कर पाया, और डिलिबरेटली आप कर रहे हो, इफ यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग योर इंटीग्रिटी, इफ यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग योर ऑनेस्टी, और जो आपका ड्यूटी है वो परफॉर्म नहीं होता है, then in that case definitely it is a form of corruption. So you will write in conclusion, non performing duty deliberately without valid reasons is not accepted, should be avoided. And then you will write
Ultimately, we need to uphold the civil servants, the public servants need to uphold the constitutional values. If you want to highlight one or two constitutional values, that you can do, because they are seen as agents of change. When we are bringing them, or when government is bringing them and giving them responsibilities, they are seen agents of change. And if they are not performing their duty, वो हमने आगे डिस्कस कर लिया that what it can lead to, or what happens because of that, and how it leads to different form of corruption. So this is how you should conclude. Let me give you the most important tip for this. अभी कई बार आपको ये देख के लगेगा कि सर ये तो मैंने लिखा है and it is a very generic answer, and in order to make it more extraordinary, you make it complicated. You complicate it with flowery words, you complicate it with lot of stuffing of examples, you complicate it with lot of jargons, diagrams, जबरदस्ती के आप diagrams लगाते हो उसमें. No, there's no requirement. Ultimately, there has to be organic flow. The flow should move from one part to the other part. Your all the parts, be it paragraph or point, it should be interlinked. And remember that you will hardly get, effectively, you will get 6 minutes only. In ethics, पार्ट ए सेक्शन ए के क्वेश्चंस में आपको इफेक्टिवली 6 मिनट से मिल पाएंगे क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए. सो इन दैट केस यू हैव टू कन्वे, यू हैव टू कम्युनिकेट व्हाट यू आर फीलिंग, बिकॉज दिस क्वेश्चन वाज अबाउट डू यू अग्री, एंड दिस इज हाउ यू कैन डिफरेंशिएट योर आंसर फ्रॉम दी, जो भी आपका रूममेट है, जो भी आपके साथ आंसर लिख रहा है, जो भी आपकी कॉम्पिटिशन है, उससे अपने आंसर्स को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो. सो रिमेंबर दीज पॉइंट्स. सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर आंसर राइटिंग. स्पेशली हमने एग्जाम्पल्स के साथ देखा कि किस तरीके से आपको करना चाहिए. जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको कैसी ओपिनियन रखनी है, कैसे उसको स्टेट करना है, हाउ यू शुड राइट द आंसर, एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर. Right? So make best use of it. And let me also tell this to you that if you think, if you feel, अगर आपको किसी एक particular question और type में problem हो रही है, then do share that question with us. We will definitely discuss with you. And however, हमारी तरफ से हम ये initiative continue करेंगे ताकि आप लोगों को help मिलती रहे. Case studies को भी discussion करेंगे, section A के भी questions को discuss करेंगे. So make best use of these discussion videos. And if you feel at any point of time sharing anything, आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं. कोई क्वेश्चन डिस्कस करना है वो भी बता सकते हैं. होप द डिस्कशन वाज हेल्पफुल फॉर यू, एंड आई एम वेरी श्योर दैट यू वुड हैव गॉट लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव. डायमेंशन कंटेंट तो मिला ही होगा, और आपको जो भी टिप्स मिली हैं उन आंसर राइटिंग टिप्स का आपको फायदा उठाना है. सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. तो सर डायरेक्टली जो आपने फिलोसफर्स का, और सर आई विविडली रिमेंबर आपने एक स्टोरी बताई थी, वो हिज फादर गिव हिम अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी. तो सर मैं आई डायरेक्टली कोटेड दैट इन द इंट्रोडक्शन. राइट सर. एंड ही फेड इट टू द पीपल जो भी पुअर पीपल थे. तो सर वो मैंने डायरेक्टली वो स्टोरी उसमें लिखी फिलोसफर्स वाले में, पूरा इंट्रोडक्शन आधे पेज का. तो सर वही हो गया. तो सर आई थिंक एक अंडरलाइंग जो कॉन्सेप्ट हो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो, तो सर आई थिंक इट मेक्स थिंग्स ईजी. उसमें फिर सर रेक्टिफिकेशन नहीं करना पड़ता, और आई मीन इट बिकम्स सीमलेस.